नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ऐसे ऐसे योद्धा भी जुट चुके हैं जिन्हें अगले साल लोकसभा चुनाव लड़ना है। कई सारी सीटों की हमने चर्चा की है, आज भी बहुत सारी सीटों की चर्चा करेंगे। लड़ाई तो कठिन है ही, महागठबंधन है और एनडीए है। आज किन किन सीटों की विशेष तौर पर चर्चा होगी? देखिए आलोक, आज आपको हम ले चलते हैं चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। जी। तो पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया, वाल्मीकि नगर। और जब चंपारण की इन 3 सीटों की हम बात करते हैं तो खुद ब खुद इनका नाता रिश्ता शिवहर से जुड़ जाता है। देखिए क्यों जुड़ता है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले में हैं। और यदि रिटर्निंग ऑफिसर देखें, मतलब निर्वाची प्राधिकारी, तो आप ये जानेंगे कि ये 4 लोकसभा क्षेत्रों के निर्वाची प्राधिकारी 2 ही हैं। शिवहर और मोतिहारी के निर्वाची प्राधिकारी मोतिहारी के डीएम हैं और वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया के निर्वाची प्राधिकारी बेतिया के डीएम हैं। देखिए, जब इन 4 लोकसभा क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो राधा मोहन सिंह का आता है। भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, लगातार सांसद बने हैं, बीच में हारे भी हैं, ठीक है ना। तो देखिए, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण के सांसद, मोतिहारी के सांसद, और रमा देवी शिवहर की सांसद, दोनों के बारे में ये चर्चाएं हैं कि वे बेटिकट हो सकते हैं। कोई गुस्सा नहीं है। बीजेपी की एक नीति चल रही है, रणनीति पर काम किया जा रहा है कि 70+ वालों को थोड़ा विराम दिया जाए, उन्हें मार्गदर्शक मंडली में शामिल किया जाए। तो ऐसे में राधा मोहन सिंह और रमा देवी बेटिकट हो सकती हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो तो अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। जी देखिए, राधा मोहन सिंह ने बहुत लंबा सफर राजनीति का गुजारा है। आपको पता होना चाहिए कि राधा मोहन सिंह मुखिया का चुनाव नहीं जीते थे। राधा मोहन सिंह विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन सीधे सांसद बने। और राधा मोहन सिंह की पहचान कैलाशपति मिश्र से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बिहार में भाजपा को जमीन दी। देखिए, कैलाशपति मिश्र के यह शिष्य माने जाते थे, मतलब वो काम जो शिष्य करते हैं गुरुकुल परंपरा में। तो 1989 में सीधे राधा मोहन सिंह को, जब ये विधायक का चुनाव हार गए, मुखिया का चुनाव हार गए, कैलाशपति मिश्र ने इन्हें मोतिहारी से सांसद का टिकट दिला दिया था और जीते भी। और देखिए, आपको हम बताएं कि कैलाशपति मिश्रा, ये पुरानी बातें हैं, जानना चाहिए। कैलाशपति मिश्रा ने खुद कैंप कर लिया था मोतिहारी में और भूमियारों के एक एक गांव में जा रहे थे, कह रहे थे आप राधा मोहन सिंह को वोट मत दीजिए, आप मुझे वोट दे रहे हैं। देखिए, मोतिहारी को मतलब पूर्वी चंपारण को कोई राजपूतों का गढ़ मान लिया जाए ऐसी बात नहीं है। हाँ, जीत जाते हैं, झंडा, डंडा, बंडा, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो राधा मोहन सिंह उस परंपरा के, और जैसा आपने बताया कि भीष्म पितामह नेताजी लोग कहते हैं, प्रेम से कहते हैं। तो देखिए, अब राधा मोहन सिंह यदि सचमुच बेटिकट हो जाते हैं तो टिकट किसे मिलेगा? राधा मोहन सिंह की चर्चा इसलिए भी होती है कि उन्होंने राजनीति में वंशवाद को नहीं बढ़ाया। 70 पार भले हो गए हैं, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जीते जी हम अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर राजनेता नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो उनके 2 शिष्य माने जाते हैं। एक का नाम प्रमोद कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, और दूसरे का नाम सचिंद्र कुमार, ठीक है, विधायक भी रहे। तो देखिए, राधा मोहन सिंह का बस चला तो इन्हीं दोनों में कोई एक उनका उत्तराधिकारी हो सकता है। लेकिन आज जब हम मोतिहारी में चर्चा कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि इधर कुछ दिनों से अपने शिष्य सचिंद्र से नाराज चल रहे हैं, दुखी चल रहे हैं। तो किस बात का दुख हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि सचिंद्र कुमार ने खुद यह कहना अपने लोगों के बीच या पैरवी के लिहाज से कहलाना शुरू किया कि नेताजी का टिकट तो इस बार कट गया, नहीं मिलेगा। तो आप उनके करीब हैं, उन्हें कहिए कि मुझे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएं। और जब ये बात उनके कानों तक पहुंची तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। किसी को भी अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी। तो राधा मोहन सिंह तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। फैसला तो
जब चुनाव की रणनीति आलाकमान को बजेगी, करना है। जी आलाकमान को करना है। और आपको पता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भाजपा ने उन्हें दे रखी है। लेकिन भीष्म पितामह भले हों, नेताजी भले हों, उनके दुश्मन भी कम नहीं है। और पवन जायसवाल जो विधायक हैं बीजेपी के, वे दुश्मन नंबर 1 हैं। और यदि हम चंपारण और शिवहर की राजनीति को देखते हैं तो राधा मोहन सिंह के खिलाफ हम भीतर से संजय जायसवाल को भी पाते हैं, पवन जायसवाल को भी पाते हैं, रमा देवी को भी पाते हैं। तो यह एक जो समूह है वह राधा मोहन सिंह के वर्चस्व को नहीं स्वीकारती है। और कई चुनावों में, चाहे वह चुनाव जिला परिषद का हो, चाहे वह चुनाव एमएलसी का हो, और चाहे वह चुनाव मेयर का हो, आमने सामने की टकराहट दिखी है। कभी राधा मोहन सिंह को जीत मिली है, कभी पवन जायसवाल को जीत मिली है। तो देखना ये होगा कि यदि सचमुच राधा मोहन सिंह बेटिकट होते हैं तो क्या पवन जायसवाल दुश्मन नंबर 1 मोतिहारी में बीजेपी के उम्मीदवार हो जाते हैं राधा मोहन सिंह के शिष्यों को छोड़कर। लेकिन इसमें एक लोचा है। लोचा ये है कि क्या ये संभव है कि बेतिया में संजय जायसवाल और मोतिहारी में पवन जायसवाल, दोनों जायसवाल ही चुनाव लड़ें? यदि ऐसा होता है तो इस बात को भी आपको समझना होगा कि शिवहर में रमा देवी टिकट तो कटेगा ही कटेगा, तब शिवहर में उम्मीदवारी बीजेपी से किसी ठाकुर को, किसी राजपूत को, किसी क्षत्रिय को उम्मीदवारी प्राप्त होगा। ठीक है ना? इसमें राणा रणधीर का भी नाम आता है, क्योंकि देखिए मोतिहारी से कम दबदबा शिवहर में राजपूतों का नहीं है। ठीक है ना? लेकिन महागठबंधन से कौन होगा, जब हम महागठबंधन की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि महागठबंधन से कौन होगा। देखिए लवली आनंद की चर्चा होती है, लेकिन यदि राजपूत एनडीए शिवहर में, तो कई सारे नाम हैं। राणा रणधीर का नाम हमने लिया। एक IRS अधिकारी हैं जो इन दिनों बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना, शिवहर में। उनकी पत्नी भी सम्मानित हैं, वे भी पसीना गीला कर रहे हैं, ठीक है। एक योगी जी आए हुए हैं, वह भी दौड़ धूप कर रहे हैं। तो यह देखने की बात होगी कि टिकट किसके नसीब में जाती है। यदि रमा देवी का टिकट उम्र जनित कारणों से कटता है, ठीक है ना। लेकिन आपको शिवहर में एक और बात देखनी होगी कि प्रशांत किशोर ने बहुत तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है। राणा रणधीर की चर्चा तो बीजेपी में, लेकिन उनके छोटे भाई राणा रणजीत सिंह जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं शिवहर में जन स्वराज की ओर से। और देखिए प्रशांत किशोर ने एक नया नारा बुलंद कर रखा है कि आप मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, ठीक है ना। तो सीताराम सिंह की जमीन रही है शिवहर, यह भी आपको पता है। लंबे समय तक जिसके साथ रहे उसी के साथ रहे, हाँ, मंत्री। और मैं देख रहा हूं कि लगातार इधर के दिनों में राणा रणजीत सिंह वहां सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं और बूथ कमेटी बनाने तक का काम चल रहा है। पवन जायसवाल से भी नहीं बनता है, ये भी खबर है। नहीं, ठीक है, देखिए पवन जायसवाल तो छत्तीसगढ़ जैसे आपने कहा कि राधा मोहन सिंह से नहीं है। हाँ, वो तो एनडीए और फिर अलग बात हो गई ना। तो देखिए अब वहां की देखिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, रमा देवी ने भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रखा है। उनकी बेटी भी क्षेत्र में घूम रही हैं। एक चर्चा यह भी होती है कि सुनील कुमार पिंटू अब तो वे विवादों में आ गए हैं, गंदे विवादों में आ गए हैं। 2019 में वे जेडीयू के एमपी बने, लेकिन ओरिजिनली वे बीजेपी के हैं। यदि घर वापसी होती है तो वे शिवहर में बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, यदि वहां वैश्य को ही लड़ाना रहा और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के शिष्य को ही लड़ाया गया। देखिए अब चलिए हम चलते हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में आपको मालूम है कि 2019 में वैद्यनाथ प्रसाद मेहता जीते थे, जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार। लेकिन असामयिक मौत हुई, तब उनके बेटे सुनील मेहता चुनाव जीत गए, मामूली अंतर से उपचुनाव में। लेकिन 2024 की रणनीति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां बीजेपी या फिर महागठबंधन उम्मीदवारी की घोषणा के लिए वक्त का इंतजार करेगी। दोनों एक दूसरे के बारे में पता करेंगे कि उम्मीदवार कौन क्या दे रहा है। देखिए यदि एनडीए ने, चाहे वो सतीश चंद्र दुबे की पत्नी हो, चाहे वो पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी आरएस पांडे हो, चाहे ब्रावो फर्मा वाले राकेश पांडे हो, इन्हें उम्मीदवार बना दिया, वाल्मीकि नगर ब्राह्मण को,
तो निश्चित तौर पर सुनील कुशवाहा को फिर से मौका मिल सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जात के खिलाफ जात, मतलब एक ही जात का उम्मीदवार इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में, मोतिहारी में, बेतिया में, शिवहर में और वाल्मीकि नगर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब महागठबंधन का उम्मीदवार सामने वाले उम्मीदवार की जात का कात होगा, या इसे आप यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार की जात का कात होगा। तो सेम टू सेम तो नहीं, हाँ, राजपूत के सामने राजपूत हाँ, बिल्कुल नहीं। और देखिए वाल्मीकि नगर में यह भी चर्चा चल रही है कि यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती है, चिराग पासवान के खाते में, और राजू तिवारी जो गोविंदगंज के पूर्व विधायक हैं उनकी चर्चा होती है। तो ये सारी चीजें वाल्मीकि नगर को लेकर है आलोक। देखिए अब बेतिया की बात करते हैं। बेतिया में हाँ, संजय जायसवाल लगातार सांसद हैं, पश्चिमी चंपारण जी, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी राष्ट्रीय कमेटी में, नेशनल कमेटी में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है। और जैसा हमने कहा, देखिए बेतिया में और वाल्मीकि नगर में या तो महागठबंधन का एक प्रत्याशी ब्राह्मण होगा या एनडीए का एक प्रत्याशी ब्राह्मण होगा। संजय जायसवाल बने रहेंगे। वाल्मीकि नगर में क्या समीकरण दिखता है? वाल्मीकि नगर के समीकरण को देखते हुए बेतिया में भी ब्राह्मणों को यह लगने लगा है। देखिए आपको पता होगा कि 2019 में यह सीट महागठबंधन ने उपेंद्र कुशवाहा के खाते में दे दी थी। ब्रजेश कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया था, वो चुनाव हार गए थे। तो अब जो महागठबंधन नई शक्ति के साथ है, वहाँ लोग इस बात की भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि बेतिया में ब्राह्मण भी संजय जायसवाल को कड़ी चुनौती दे सकता है। वह वोटों की गिनती कर रहे हैं। वोटों की गिनती कैसे? यादव, मुसलमान, कुर्मी, कोयरी, यदि नीतीश कुमार के साथ लवकुश समीकरण बरकरार रहा तो, और साथ में ब्राह्मणों की आबादी भी अच्छी है। अब बेतिया आपको याद होगा, वहाँ रघुनाथ झा भी चुनाव जीते थे, वहाँ प्रकाश झा भी चुनाव लड़े थे। तो घेरने की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए एक बड़ा नाम, चंपारण की बात करें और अखिलेश प्रसाद सिंह की चर्चा न करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, कभी राधा मोहन सिंह को चुनाव भी हरा दिया था। 2019 में उन्होंने अपने बेटे आकाश कुमार सिंह को रालोसपा से लड़ाया था। तो अखिलेश प्रसाद सिंह चंपारण में अपना कदम रखेंगे। चुनाव लड़े न लड़े, राज्यसभा जाएं या लोकसभा लड़ें, राज्यसभा नहीं गए तो लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन चंपारण की राजनीति से उन्होंने अपने को कनेक्ट रखा है और वह 2024 में भी कनेक्ट रहेंगे। तो राधा मोहन सिंह, रमा देवी का भविष्य 70 पार हैं। इससे बहुत कुछ चंपारण की राजनीति को समझा जाना और आगे का निष्कर्ष निकाल पाना संभव होगा। लोग आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। 4 लोकसभा सीटों की हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आप पहले भी देखते होंगे, इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि कुछ दिन पहले आप देखते हैं दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, इन तमाम सीटों की हमने चर्चा की है उस वीडियो में। तो सीटों का विश्लेषण जारी है, कहाँ क्या स्थिति है। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं कौन कहाँ से लड़ेंगे, उसके लिए वो भी बताएंगे। अभी काफ़ी समय है उसके लिए, लेकिन तैयारी जब शुरू कर दी गई है दोनों ही ओर से, कितने पहलवान कितने तैयार हैं, कौन कौन से पहलवान उतरने को तैयार हैं, ये हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बता रहे हैं। इशारों को समझिए, समझदार इशारों से काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।